दिस इज शालिनी मिश्रा एंड वेलकम टू आकार आईएएस। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों ने सब ने मुझे देखा है ऑनलाइन अभी तक पढ़ाते हुए, और अभी मैं आप लोगों को ऑफलाइन मिलने वाली हूँ। और आप लोगों ने अभी तक मुझसे सोशियोलॉजी पढ़ा है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाने वाला विषय हम कह सकते हैं। और अभी यूपीपीसीएस के मेंस में जो टॉपिक हैं, जो पेपर 5th और 6th आया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक आपको मेंशन होते हुए मिलेंगे। तो फिर मौका ही मौका है, हम लोग पढ़ेंगे मिल करके। मेंस के बच्चों के लिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सब्जेक्ट पे, अभी तो आईएएस में आपका जो सब्जेक्ट है वो तो है ही, लेकिन यूपीपीसीएस के लिए जो हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगी कि इतने अच्छी तरीके से, जो मैंने देखा है, इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है कि मज़ा ही आने वाला है बिल्कुल। तो वो जो टॉपिक है उनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जो सामाजिक मुद्दे हैं या बहुत सारे ऐसे मुद्दे, समस्याएं, कारण, प्रभाव जो मैंने देखे, तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल हमारे समाजशास्त्र या हमारे समाज से रिलेटेड ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें पढ़ना भी चाहिए। और तो ये एक हिसाब से अगर कहा जाए तो बहुत ही अच्छा ही है, क्योंकि यूपी के बारे में जानना एक अधिकारी के लिए बहुत, जहाँ से भी, जिस भी स्टेट से आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, आप जहाँ के अधिकारी बनने वाले हैं, वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उससे जो रिलेटेड जानकारी है वो ज़रूर रखें, वो आपको प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग अपने बातचीत करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक जो हमारा आज का है, वो जो डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे। तो ये देखिए, मैं आकार आईएएस में हूँ, ऑफलाइन आपके सामने पढ़ाने वाली हूँ आपको। और जो टॉपिक है आपका, मैं आपको बता दूं कि एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आखिर ये जो गैर सरकारी संगठन है वो क्या है, कैसे ये काम करते हैं, क्या सरकार की नीतियां, क्या सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो काफ़ी नहीं है, ये आखिर क्यों महत्व रखते हैं इतना, इनका क्या कार्य है, इनके कार्य करने का तरीका क्या है, ये किस तरीके से जो लोग हैं, जो हैरान हैं, परेशान हैं, उनको किस तरीके से ये सहायता देते हैं, किस तरीके से इनकी भूमिका है समाज में, एक सुधारक के रूप में, एक हेल्पर के रूप में किस तरीके से भूमिका है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में यूपी में अगर देखा जाए तो इनकी क्या महती भूमिका है, किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस हम करने वाले हैं अपने इस सेशन में। तो जैसा हम देखते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी जो नीतियां हैं वो निर्धारित करनी पड़ती हैं। और गरीबों के उत्थान के लिए खास करके हम देखते हैं, जो कमजोर वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आनी भी पड़ती हैं। लेकिन ये, इनके साथ साथ जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, ये स्वैच्छिक रूप से जुड़े हुए हैं। और राज्य सब कुछ नहीं कर सकता है, ये बात तो एकदम फैक्ट है कि राज्य सब कुछ संभाल लेगा, राज्य सारी नीतियां निर्धारित कर लेगा। कभी प्रभावशाली होती हैं और कभी नहीं भी होती हैं, ये हम सभी को पता है बहुत अच्छी तरीके से। नीतियां बनती हैं, योजनाएं लेकर के आई जाती हैं, और वो कितनी प्रभावी हो पाती हैं और कितनी हद तक की उन सभी लोगों तक पहुंच पाती हैं जिनको वास्तव में जरूरत है, ये हम सभी इस वास्तविकता से परिचित हैं। लेकिन खैर, उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि राज्य हर एक छोटी छोटी चीज़ों का निस्तारण कर पाएगा, हर एक छोटी छोटी समस्याओं को देख पाएगा। ये हो नहीं पाता, अकेले राज्य सब कुछ नहीं कर सकता, अकेले राज्य काफ़ी नहीं है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर कौन आता है? फिर आते हैं वॉलेंट्री, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करते हैं उन गरीबों के लिए, उन असहायों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जिनको नीड है, जिनको वास्तव में ज़रूरत है। तो गैर सरकारी संगठन की मदद लेता है, और इन कमजोर वर्गों के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य उन्हें वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। मतलब कुछ न कुछ ऐसे संगठनों को राज्य अपनी तरफ से वित्तीय अनुदान प्रदान करता है, ताकि वे अपनी सर्वोत्तम क्षमता दे सके, अपनी पूरी पूरी कैपेसिटी लगा सके। और जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो कमज़ोर हैं, जो महिलाएं हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास में वो सुविधाएं नहीं पहुंच
पा रही, या कहा जाए कि बेसिक नीड उनकी नहीं पूरी हो पा रही है, जो उन सभी को एक मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो हम देखते हैं कि ताकि वे अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सरकारी नीतियों के अनुरूप उनका सामाजिक आर्थिक, देखिए यहाँ पर ये जो टर्म आया है सामाजिक आर्थिक, मतलब सामाजिक तौर से भी, अब चूंकि मैं एक समाजशास्त्री हूँ तो मैं यहाँ पर सामाजिक शब्द का जो उपयोग हुआ है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ कि सामाजिक इन द सेंस कि यहाँ पर लाइक जाहिर सी बात है कि वी आर एन सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, हमारी बहुत सारी बेसिक नीड हैं जिनको हमें पूरा करना है। और बेसिक नीड तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, जैसे कि हम देखते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नीड है। लेकिन अभी रुकिए, यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि अभी भी क्या हमारे भारत में इन बेसिक नीड को भी पूरा कर पा रहे हैं हम? बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये असमानता, ये गरीबी हमें हर वर्ष देखने को मिलती है, हर बार देखने को मिलती है, हर एक चरण में देखने को मिलती है, ये तो बिल्कुल पक्का है, तय है। होता क्या है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब वही पिछड़ी दशा में पड़े हुए हैं। अमीरों के कुत्ते दूध, ब्रेड, बिस्किट खा रहे हैं और जो गरीब है उनको पीने का पानी भी साफ नहीं नसीब हो रहा है। असमानता का जो स्तर है वो यहाँ तक है। तो उनका उत्थान हो सके, उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान हो सके, उसके लिए जो स्वयंसेवी संगठन है और जो गैर सरकारी संगठन जिन्हें कहा जाता है एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म है ये, तो गैर सरकारी संगठन है जो सरकार से वित्तीय सहायता के बिना अपने स्वयं के संसाधनों के साथ समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं बेसिक चीजें। देखिए, चूंकि आपको मेंस में लिखना है तो मैं यही कहूँगी कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड, आपको अपने सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उससे रिलेटेड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो इसलिए जैसे जब भी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, तो आप उस बेस पर बहुत आगे और बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो सरकारी संगठन का सबसे पहले तो हम देखेंगे अर्थ क्या है। तो गैर सरकारी संगठन उन संगठनों को संदर्भित करता है जो समाज सेवा की भावना से प्रेरित सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा बनाए गए हैं। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको तनिक भी चिंता नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको जो कंसर्न रहते हैं कि वास्तव में जो हमारे आसपास के गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो उनके उत्थान के लिए कुछ किया जा सके, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं जो जिनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं उनके लिए कुछ किया जा सके, वो कुछ बूढ़े लोग जो हैरान है, परेशान है, जिनको उनके बच्चों ने तिरस्कृत कर दिया है, उनके लिए कुछ किया जा सके। तो बहुत ऐसे सेंसिटिव लोग भी है समाज में। तो ये बुद्धिजीवी, ये इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी क्या करती है, ये करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम बना करके स्थानीय लोगों की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करना है। भारत में स्वयंसेवी संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड काल में आप सभी ने देखा होगा, बहुत लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सकता था लोगों से, एक पिक्चर ये भी सामने आई थी, एक पिक्चर दूसरी तरफ पिक्चर दूसरी भी हो सकती है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल सामने आया जब कोविड टाइम था तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना बेस्ट देने वाला काम किया। मतलब उनके पास संसाधन है, वो इस स्थिति में है कि वो 1 साल 2 साल अपना लगा सकते हैं, घर बैठ करके वर्क फ्रॉम होम करके अपना काम कर सकते हैं, उनकी अर्निंग है, उनके पास में इतने संसाधन है, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने गरीबों को के लिए सहायता की, उन्होंने राशन पानी या जो भी फैसिलिटी हो सकती थी उपलब्ध करवाई। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ऐसी ही कुछ संस्थाएं जब बना लेते हैं, कुछ 7-8 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ये फिर आपका गैर सरकारी संगठन में आ जाता है। तो ये संगठन समाज कल्याण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। एनजीओ, जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य है, सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है, ये बिल्कुल क्लियर है, सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल जो हेल्प है वो मिलती है।
तो अधिकांश गैर सरकारी संगठन समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान और कल्याण में सरकार की सहायता के लिए बनाए गए हैं। सरकार न होते हुए भी कई ऐसे संगठनों को सरकार द्वारा अनुदान प्रदान कर दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि ये सोशल और नॉन सोशल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विसेज हैं, कुछ गोल है, गोल क्या है, लक्ष्य है इनके, लोकल लेवल पे होता है, डोनेशंस इसमें होती हैं, गुड्स होते हैं और मेंबर्स इसके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। कुछ इसके तौर तरीके हैं, रूल्स रेगुलेशन। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा समिति को, अगर आपने एसोसिएशन को पढ़ा है तो एसोसिएशन का ही एक ये रूप है कि कुछ लोगों ने स्वेच्छा से मिलकर के एक संगठन बनाया, कुछ उनके उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है कि जो समाज के आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना। तो हम देखते हैं कि एनजीओ एक कानूनी रूप से बनाया गया एक संगठन है जो सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर है। ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। भले ही एनजीओ पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों पर निर्भर हो, लेकिन ये अपनी सरकारी स्थिति को इस तरह बनाए रखता है कि कोई भी सरकारी प्रतिनिधि इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसका सदस्य नहीं हो सकता है, फिर तो बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। समझ रहे हैं ना। और यहाँ भी सरकारी लोग घुस गए तो फिर वो जो इनका उद्देश्य है वो पूरा कहाँ होगा। तो एनजीओ शब्द का प्रयोग आमतौर पर उन संगठनों के लिए किया जाता है जो बड़े सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रयास कर रहे हैं। पुनर्वास की बात करते हैं, विकलांगों की सहायता के लिए बात करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे, गरीबी दूर करना और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करके और स्थानीय लोगों की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करके सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रमों को लागू करना या लागू करवाना। गैर सरकारी संगठन की जो परिभाषा है वो क्या है? लॉर्ड वेबरिज। अच्छा, जब आप लिख रहे होते हैं ना, जब आप डेफिनेशन और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन के द्वारा दी गई डेफिनेशन को मेंशन करते हैं तो वो जो लेखन है आपका वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप लिख रहे हैं, तभी इन सब चीज़ों को अगर कोटेट कर देते हैं। वैसे तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके खुद के विचार जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बुक्स नॉलेज से ही हमें नॉलेज आती है, इंटेलेक्चुअलिटी वहीं से आती है, लेकिन अगर उन सारी चीज़ों को आप अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो और भी ज़्यादा लेखन आपका प्रभावी हो जाता है। जो एग्जामिनर है वो और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। लेकिन भाई देखिए, यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो परिभाषाएं हैं, जो कोटेड चीज़ें हैं, वो आपको मेंशन करनी ही होंगी। तो आखिर गैर सरकारी संगठन के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। तो गैर सरकारी संगठनों का अपना औपचारिक संगठन भी होता है, एक फॉर्मल रिकॉग्निशन। जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में है और ऑर्गेनाइजेशन यूं ही नहीं बनेगा कि आज लोग शामिल हुए, परसों 2-4 लोग शामिल हुए और इसी तरीके से संख्या बढ़ती गई या अनलिमिटेड लोग इससे जुड़ते चले गए, या फिर जो जिसकी मन में आ रही है बात, जो जिसके मन में चीज़ें आ रही हैं वो करने लगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जाहिर सी बात है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको बनाया जाएगा, औपचारिक तरीके से उसे निर्वहन उसका किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जाहिर सी बात है फॉलो होंगे ही होंगे। नियम तो बनाए ही जाएंगे कि भाई इस नियमावली के अनुसार सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि औपचारिक नियम भी यहाँ शामिल है। एनजीओ के संचालकों के लिए सबसे पहले अपनी संस्था का नाम जमा करना जरूरी है और संस्था के नाम पर उन्हें अपनी संस्था का कानून भी बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो इस विधान में संस्था के संगठन, उद्देश्य, सेवा, दिशा, कार्यक्रम और वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद कानून को प्रत्येक जिले में कार्यरत सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है, रजिस्टर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी संस्था, मतलब जो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बनाने के लिए 11 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो ये फैक्ट्स आपको शामिल करने ही होंगे, जाहिर सी बात है, ये आपको नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है वो होनी ही चाहिए। तो 11 लोग इसमें शामिल होंगे एंड इसमें से 7 सदस्यों की एक कार्यकारी समिति होती है जो संस्था के सभी कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये सदस्य नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो लोगों की विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य हितों से
जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मान लिया मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर कोई संस्था नॉन गवर्नमेंटल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो रेयर डिजीज से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रेयर डिजीज का मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। इसमें रेगुलर मेंबर्स हैं, ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, सपोर्टिव मेंबर्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। तो आमतौर पर हम देखते हैं एक सरकारी संगठन में निम्नलिखित 5 मौलिक अंग होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि साधारण सभा होती है, इनकी प्रबंधन और कार्यकारी समिति होती है, पदाधिकारी होते हैं, वैधानिक परामर्शदाता होते हैं और क्रय समिति होती है। एनजीओ को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं, उनके खुद के रिसोर्सेज होते हैं। और कुछ गैर सरकारी संगठन ऐसे होते हैं जो अपने स्वयं के संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से भी अनुदान प्राप्त कर लेते हैं। भारत में इन गैर सरकारी संगठनों को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और अन्य मंत्रालयों में पदोन्नत किया जाता है। अनुदान समाज कल्याण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और श्रम आदि मंत्रालयों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है, जिसको यहाँ पर मेंशन करेंगे तो ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये जो गैर सरकारी संगठन है, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, किस कौन कौन सा उद्देश्य है, क्या लक्ष्य होते हैं। तो लक्ष्य के आधार पर उसके आप जो टाइप ऑफ एनजीओज हैं वो आप देख सकते हैं। तो दिशा निर्धारण और कोऑपरेशन के स्तर के आधार पर अगर देखा जाए तो जो ये एनजीओज हैं उनको क्लासिफाइड करने का प्रयास किया जाता है निर्देशन की दृष्टि से देखा जाए, और गैर सरकारी संगठनों को अलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हम देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है परोपकारी या फिर धर्मार्थ संगठन, ठीक है। और दूसरा जो है सेवा संगठन है, थर्ड आपका है सहभागी संगठन, और फोर्थ है आपका सशक्तिकरण संगठन। तो ये टाइप ऑफ एनजीओज जिनके बारे में हमने बात की हुई है। अभी आज का टॉपिक जैसे कि मैंने शुरुआत की कि एनजीओ से रिलेटेड, तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमें सारी चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो परोपकारी या धर्मार्थ संगठन है, मुख्य रूप से देखा जाए तो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। मतलब यहाँ पे धर्म विशेष हो सकता है, धर्म विशेष से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया। तो इस तरीके के जो एनजीओ हैं हमें देखने को मिल सकते हैं, ये इमेजेस में आप देख सकते हैं। सेवा संगठन कमजोर वर्गों को अपने दम पर या सरकारी अनुदान से सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि सहभागी संगठन समस्याओं के खिलाफ या फिर किसी मुद्दे के खिलाफ लोगों की भागीदारी जो है वो बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई समस्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है समाज के अंदर, समाज हमारा ऐसा नहीं है कि अगर सहयोग है तो संघर्ष भी है, संघर्ष है तो सहयोग भी है, दोनों ही चीज़ें समान रूप से हमें समाज में देखने को मिलती हैं। तो जागरूकता पहले के समाजों में भी फैलाने का काम किया गया, जो कि हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे समाज सुधारक आए, और जागरूकता अभी भी फैलाने का काम किया जा रहा है, जो कि हम देखते हैं इन एनजीओज के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो सशक्त संगठन लोगों को एक ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं जो उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सक्षम बनाती है और उनके सशक्तिकरण के लिए एक पूर्व शर्त है। अब सहयोग, जिसकी बात हमने की कि संघर्ष भी है और साथ ही साथ में संघर्ष भी है, तो सहयोग और संघर्ष ये दोनों ही पार्ट है। तो सहयोग के स्तर पर अगर देखा जाए तो गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो समुदाय आधारित हो गया, दूसरा नगर प्रशस्त हो गया, तीसरा राष्ट्रीय संगठन हो गया, और चौथा हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय। ये 4 मतलब स्थानीय स्तर से शुरू होता है और इंटरनेशनल लेवल तक ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसको एक्सप्लेन में सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास समझिएगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये और भी ज़्यादा डेप्थ में है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो समुदाय आधारित जो संगठन है उनका फोकस समुदाय होता है, एक कम्युनिटी जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारी एक वी फीलिंग होती है, जिससे हम रिलेट कर रहे होते हैं, जिसका हम पार्ट होते हैं, और जिसमें हम रेगुलरली जिससे रिलेट करते हुए हम इंटरेक्शनल प्रोसेस में चलते हैं। तो मुख्य रूप से हम देखें तो ग्रामीण समुदाय हो चाहे फिर वो
शहरी समुदाय हो। तो ग्रामीण समुदाय और संबंधित समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा समर्थित नगर परिषद संगठन पूरे देश में, शहरों, राष्ट्रीय संगठन और दुनिया में भर में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो हमें देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कई गैर सरकारी संगठन हैं और संयुक्त राष्ट्र की नीतियों को पूरी दुनिया में लागू करने में ये मदद भी करते हैं। तो बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये एनजीओज हैं हमें कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो समर्थन संगठनों का मुख्य उद्देश्य है किसी मुद्दे का समर्थन करना या उसे प्रोत्साहित करना है, मतलब जो समर्थन संगठन होते हैं। और परिचालन संगठन नियोजन प्रबंधन के विपरीत समर्थन संगठन संचार उपकरणों का उपयोग करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं और देखा जाए तो यह जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने के लिए सक्रिय कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। तो गैर सरकारी संगठनों की कानूनी प्रकृति विभिन्न देशों के कानूनों और प्रथाओं के अनुसार बदलती रहती है। फिर भी गैर सरकारी संगठनों के 4 प्रमुख जो परिवार समूह हैं वो निम्नलिखित हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो गैर सरकारी संगठन, जो कि हम देखते हैं फैमिलियर फॉर्म में कितने इसके जो प्रकार हैं वो दिखाई देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अनिर्मित एवं स्वयंसेवी संगठन है। न्यास यानी कि जो ट्रस्टीशिप बनाते हैं, जो ट्रस्ट बनाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो न्यास धर्मार्थ और से रिलेटेड जो संस्थाएं होती हैं वो इसका दूसरा टाइप है। थर्ड टाइप है ऐसी कंपनियां जो केवल लाभ के लिए नहीं होती। और फोर्थ टाइप ये है ऐसी इकाइयां जो विशिष्ट गैर सरकारी संगठन अथवा अलाभकारी कानूनों द्वारा निर्मित होती हैं। तो आज का सेशन मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर रोकना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें बहुत बहुत डीप नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा तथ्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है और मैं चाहती हूँ कि ये जो क्लासेस हैं वो चलती रहें, आप लोग जुड़ते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और फिर से एक बार कहूँगी कि यूपी मेंस की तैयारी आप करिए हमारे साथ, यानी कि शालिनी मिश्रा के साथ में आकार IAS।